आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता पर विशेष फोन इन कार्यक्रम। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। आप सभी श्रोता मित्रों को कमल किशोर बड़ाई का नमस्कार। श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली द्वारा प्रस्तुत मतदाता जागरूकता पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी दल और प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं और चुनाव आयोग की भी प्रत्येक दल पर, प्रत्याशियों पर, उनके चुनाव प्रचार पर, प्रत्याशियों के तौर तरीकों पर, व्यवहारों पर, हर गतिविधि पर पैनी नजर है। यानी अब आदर्श आचार संहिता लागू है। अब सवाल यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता एमसीसी आखिर क्या है, किस पर लागू होता है, कब लागू होता है, कैसे लागू होता है और अगर इसका उल्लंघन होता है तो किस प्रकार के दंड या जुर्माने का प्रावधान है। ये तमाम बातें हम जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और आज के इस प्रोग्राम यानी कि फोन इन प्रोग्राम का विषय है आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इस विषय पर जानकारी देने और सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है उत्तरी दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम श्री यश चौधरी जी को। चौधरी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ बुलाने के लिए। और साथ में हैं एसडीएम नॉर्थ दिल्ली श्री तपन झा जी, आपका भी हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, आज इसी वक्त डायल कीजिए हमारा फोन नंबर 234-22346 यानी कि 234-22346 और दूसरा फोन नंबर है 23421084 यानी कि 234-21084। तो आज का विषय है आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जी हाँ, एमसीसी। डीएम यश चौधरी जी, हम सब जानते हैं कि अच्छे आचरण की और बात व्यवहार के तौर तरीकों की हम सबके जीवन में ये एक सामान्य सी बात है, सामान्य सा हिस्सा है और लगभग सभी इसको फॉलो भी करते हैं। मगर जब भी चुनाव होते हैं किसी राज्य में विधानसभा के लिए या फिर लोकसभा के लिए, तो एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। तो ये बताइए कि ये कब से लागू होता है, ये कैसे लागू होता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 में 16 मार्च को चुनाव घोषित किए। तो आचार संहिता जिस दिन से चुनाव घोषित होते हैं उस दिन से ही लागू हो जाती है। आचार संहिता में कई नियम हैं, कानून हैं जिनका पालन सभी को करना है। मैं मिसाल के तौर पे अगर आपको बताऊं कि जैसे किसी भी राजनीतिक दल, पार्टी, प्रत्याशी को धर्म के नाम पे कोई प्रचार प्रसार नहीं करना है, कोई भी बोर्ड होर्डिंग बिना परमिशन के नहीं लगाना है और अगर वह लगाते हैं तो उसका एक्सपेंडिचर हम बुक कर देते हैं। तो इसी तरह से कई सारे नियम हैं जिसको एक हम आचार संहिता का नाम देते हैं या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। और ये कमीशन की एक पहल है ताकि हम कंट्री में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा सकें, क्योंकि ये सभी पे स्वतः लागू होते हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लागू होते हैं और सबको इसका पालन करना है। तो आचार संहिता सिर्फ हमें किस तरीके से कंडक्ट करना है यही नहीं, बल्कि किस तरीके से हमें प्रचार प्रसार करना है, किस तरीके से हमें इलेक्शन में अपनी भूमिका निभानी है, इसको भी एनफोर्स कराता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि चुनाव के जो तौर तरीके हैं, उसे जो भी नियम कानून बनाए गए हैं आयोग द्वारा, उसे पूरी तरह से फॉलो करने हैं। जी तपन झा जी, तो ये किस किस पर लागू होता है? जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो आदर्श आचार संहिता सभी उन प्रत्याशियों पे, राजनीतिक दलों पे, उनके समर्थकों पे, संस्थाओं पे, जितने भी बॉडीज हम कह सकते हैं, एवं जो आम व्यक्ति भी अगर वो चुनाव से जुड़ा हुआ है, एक मतदाता भी, तो उससे भी ये अपेक्षा की जाती है कि वो एमसीसी के तमाम डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। जी, तो जैसे अभी आपने ये कहा कि मतदाताओं पर भी, जो वोटर्स है उन पे भी लागू होता है, तो ये किस प्रकार लागू होता है? जैसे कि अगर मैं एक मतदाता की बात करूं तो हमें इस चीज़ का देखना है कि अगर हम किसी व्यक्ति के लिए अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें एक कॉमन प्लेइंग फील्ड हो। वो हमारी जो आज़ादी है वो इस तरीके से नहीं है कि हमारे कथनी के अनुसार किसी के धर्म का या किसी के भाषा का
या किसी के आचरण के ऊपर हम कोई व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करें। तो इन तमाम चीज़ों का उसमें जो दिशा निर्देश हैं वो तमाम हमें दिशा निर्देश का पालन होता है, तभी कॉमन प्लेइंग फील्ड हो और एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से फ्री एंड फेयर चुनाव हो सके, यानी कि आपसी वैमनस्य टाइप की आपसी कोई बात वैमनस्यता ना हो। जी। जैसे कि एक बात और अभी आप कह रहे थे डीएम साहब कि किसी संस्था पर भी ये लागू होता है, या किस प्रकार की संस्थाएं जिन पर ये लागू होती हैं? सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं जो भी चुनाव से लिंक्ड हैं, बेसिकली सभी सरकारी संस्थाएं तो चुनाव से लिंक्ड होती हैं, बल्कि वह सभी संस्थाएं भी जो चुनाव से लिंक्ड नहीं है और गैर सरकारी हैं, और उनके ऊपर भी आचार संहिता लागू रहती है। जी। तो इसमें क्या एनजीओ वगैरह भी इसमें इस दायरे में आते हैं? जी, एनजीओज भी आते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं, सभी पे ये लागू होती है, स्वतः रूप से लागू होती है, और उन्हें भी इसके नियम के अनुसार ही कार्य करना होगा। जी, चलिए इस विषय में हम बातचीत करेंगे। पहले एक फ़ोन कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? धर्मवीर, गांधीनगर, दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहते हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा राष्ट्रीय त्योहार जो आने वाला है जी। उस भागों में आपने बनाया है, और हमारे जो आचार्य आए हैं जो उसको ठीक से करवाएंगे, एक तरह से देखा जाएगा। तो मेरा कहने का ये है, एक सवाल पहला ये है कि जो हमारी आदर्श जो आप करते हैं, इसके लिए जो नियम बना रखे हैं, इस नियम में कई त्रुटियां हमें देखने को मिलती हैं। पहले भी हमने इस चीज की गौर आप तक बात पहुंचाई थी। जैसे चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो हम अंदर तक ले जा सकते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, चश्मा, पेन, जी जी। और इसके अलावा साइकिल हो गई, और पार्कों में जो ढांचे खड़े होते हैं वो चिन्हों के हाथी हो गया, और यहाँ तक कि आम आदमी का जो हाथ होता है आदमी का, वो चिन्ह भी तो एक उसमें आ जाता है। तो मैं किसी भी दल के बारे में नहीं कुछ कहना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस चीज के ऊपर चुनाव आयोग कुछ आगे इस पर कुछ ठोस कदम उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये भी चीज आप सोचिए ना, इस चीज को भी देखा जाएगा। जी जी जी। एसडीएम तपन झा जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नमस्कार धर्मवीर जी। आपका जो सुझाव है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, पर इस बात का हमें संज्ञान लेना होगा कि माननीय आयोग ने स्वच्छ रूप से, स्वतंत्र रूप से कुछ ऐसे सिंबल्स डिसाइड किए हैं जिनको कि कोई भी राजनीतिक दल के अलावा, राजनीतिक दलों की तो पहले ही सिंबल्स जो हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, पर कोई ऐसे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय हैं, जो या अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, वो सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। और आचार संहिता के अंदर जो बातें हमारी होती हैं कि हम कोई ऐसा आचरण ना करें जिसकी वजह से चुनाव के कार्यान्वयन में किसी तरीके की कोई बाधा आए, तो मैं समझता हूं कि सिंबल के माध्यम से आचार संहिता का उल्लंघन ऐसा नहीं होता है। फिर भी जो सुझाव है वो सुझाव को आगे उस पर ध्यान रखा जाएगा, और आगे ये भी एक दिशा निर्देश है जिसका कि हर प्रत्याशी को पालन करना होता है, और जो भी राजनीतिक दल हैं वो उसके अंदर बाउंड हैं और उसको वो इम्प्लीमेंट कराते हैं। जी, जैसे कि इन्होंने ये कहा कि टेबल, कुर्सी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस प्रकार अगर हैं अंदर हैं और कोई इशारे से करता है तो ये भी आचार संहिता में शामिल हो जाता है, लागू हो जाता है। सिंबल एक बहुत टेक्निकल चीज़ है, उससे कोई आचार संहिता को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आचार संहिता जैसे हमने बताया कि कोई व्यक्ति अगर चुनाव के दरमियान किसी को लुभाने की कोशिश करे, किसी को पैसे दे, कैश दे, शराब का सेवन कराए, इस तरीके का है, या किसी के व्यक्तित्व पे, किसी के आचरण पे उंगली उठाए, या किसी धर्म के नाम पे अगर वोट मांगने की कोशिश की जाए, या किसी को लुभाने की कोशिश की जाए, मोटे तरीके से इन चीज़ों के आचरण पे इसको सुनिश्चित करने के लिए ये कार्रवाई हम निरंतर करते रहे। जी जी। एक और फोन है, हम उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, GS चट्ठा बोल रहा हूँ। हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं, एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, उनको भी नमस्कार। 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 हाँ जी सर, मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अभी आपने बताया कि ये आचार संहिता सब पर लागू होती है, इंक्लूडिंग मतदाता। तो अगर मतदाता कोई वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? दूसरा, प्रेस मीडिया और जनरल मीडिया जैसे टीवी चैनल्स वगैरह हैं, वेबसाइट हैं, पोर्टल्स हैं, इन पर भी क्या आचार संहिता लागू होती है? अगर ये वायलेशन करते हैं तो कितने समय में इन पर कार्रवाई हो जाती है? क्या बैन भी लगाया जाता है? जी, डीएम यश चौधरी जी। बहुत बहुत नमस्कार चड्ढा साहब।
आपके दोनों प्रश्नों का मैं पहले प्रश्न का अगर मैं जवाब देना चाहूँ कि आचार संहिता सभी पे लागू होती है, मतदाता पे भी होती है, और इसका क्रियान्वयन करवाने के लिए हमारे कई सारी एफएसटी जो हमारी घूमती रहती हैं, फील्ड में रहती हैं, जो इम्प्लीमेंट कराती हैं कि किसी भी तरह का उल्लंघन अगर हो तो उसको हम तुरंत रोका जाए। इसी के साथ स्टेट नोटिफिकेशन जब हमारा होता है तो हमारी कई स्टैटिक सर्विलियंस टीम भी हमारे कार्य क्षेत्र में उपस्थित रहती हैं जो इस तरह के वायलेशंस को चेक करती हैं। इसी के साथ साथ मैं आपके शो के माध्यम से सभी लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि सी विजिल नामक एक ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसमें जो भी व्यक्ति जिसको लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है वह कृपया सी विजिल ऐप पे अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकता है, जिसका विद इन 100 मिनट हमें उसको रिजॉल्व करना होगा। तो ये कमीशन के कई सारे इनिशिएटिव हैं जिनमें से एक सी विजिल ऐप है। जहाँ तक बात दूसरे प्रश्न की है कि हमारे जो न्यूज़ चैनल है या ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं उन पे क्या रहता है, उन पे भी आचार संहिता उतनी ही वैसे ही इम्प्लीमेंटेड होती है जैसे सब पे रहती है। इसके लिए जिला स्तर पे हमारी एक मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी भी है, जहाँ पे कोई भी कंप्लेंट अगर आती है हमारे पास पेड न्यूज़ की, जिसको हम कहते हैं कि जो पैसे द्वारा चलाई गई न्यूज़ है, उसकी कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर भी 24 घंटे के अंदर हम कार्रवाई करते हैं। और इसी के साथ साथ सारी जितनी भी न्यूज़ जो इलेक्शन में कैंपेन के लिए दी जाती हैं उन सभी की परमिशन मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी से भी ली जाती है। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट आपके पेपर में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में चल रही हैं वह सब परमिटेड होती हैं, और अगर वह परमिटेड नहीं है तो उसकी कंप्लेंट करके हम उसकी एक्सपेंडिचर भी बुक कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने ये बताया कि सी विजिल ऐप है, उसके जरिए भी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो जब कोई कंप्लेंट करता है तो क्या इसकी कार्रवाई जो है तुरंत की जाती है या कुछ टाइम लगता है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास इसकी कार्रवाई करने हेतु सिर्फ 100 मिनट का समय रहता है। मतलब आप लगा लीजिए लगभग 1.5 घंटे में हमें इसके कंप्लेंट को रिजॉल्व करना होता है। तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति जिसको लगे कि कोई वायलेशन है वो उसकी फोटो के साथ तुरंत ऐप में डालते हैं, वो हमारे पास हमारे कंट्रोल रूम में आती है। हम कंट्रोल रूम में उसको एक एफएसटी को डिनोट कर देते हैं। एफएसटी फील्ड पे जाके उसका प्रत्यार्पण करके, और अगर वह सच है तो उसमें कार्रवाई करते हैं, अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो उसको वहां हम रिजॉल्व करते हैं, जो भी व्यक्ति ने जो कंप्लेंट डाली है वो अपनी लॉगिन आईडी पे जाके देख सकते हैं कि उनकी कंप्लेंट पे क्या हुआ। तो ये तो हुई सी विजिल ऐप पर कंप्लेंट करने की बात है, लेकिन जब हम ऑन द स्पॉट की बात करें तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं एसडीएम तपन झा जी? कोई भी व्यक्ति सी विजिल के द्वारा भी, और हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं। अच्छा। जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर है 1800-111-400 जी। 1800-111-400 जी। इस हेल्पलाइन नंबर पे कोई भी व्यक्ति दिल्ली से संबंधित अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। उसके ऊपर भी जो हमारे कंट्रोल रूम के अधिकारी हैं वो तुरंत उस कंप्लेन को संबंधित कंस्टिट्यूएंसी से जो आरओ हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और वो कंप्लेन वहाँ से, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि एफएसटी की टीम, हमारी एसएसटी की टीम, तमाम टीमें हमारी जो हैं दिन रात 24 घंटे ये हमारे कंप्लेन कार्यरत हैं। इसमें हमारे अधिकारी तैनात हैं और बहुत कम समय में इस पर कार्रवाई करके उसमें न केवल एक्शन लिया जाता है बल्कि शिकायतकर्ता को भी उसकी सूचना प्रदान कर दी जाती है। जी, तो श्रोता मित्रों, जैसे कि एसडीएम साहब और डीएम साहब ने बताया कि जब भी कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है, एमसीसी का उल्लंघन होता है, तो उसे आप सी विजिल ऐप के जरिए भी कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑन द स्पॉट भी आप एक हेल्पलाइन नंबर है उसके जरिए भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और तुरंत ही उस विषय में कार्रवाई भी की जाती है। चलिए, हम बातचीत को आगे हम जारी रखेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन एक फोन कॉल हम लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके सवाल सुनते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ। जी बताएं। सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। ओके जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर, यही मैं पूछना चाहता हूँ कि आचार संहिता लागू होने के बाद हमारे जो प्रत्याशी होते हैं, जो नेतागण होते हैं, उसमें वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिलीजन के बारे में तो बोलते भले वो कोड भाषा में बोले, तुष्टीकरण की राजनीति हो, वो तो समझने वाला समझ ही जाता है जी। और ये जो धार्मिक धर्मगुरु होते हैं, जब मतलब ये जो व्याख्यान देते हैं
अपने धर्म के बारे में। जी। तो उसमें कई बार देखा जाता है कि उसमें रिलीजन या राजनीतिकों में बारे में लोगों को बताते हैं कि किसको वोट देना है, किसको न देना है। तो उनपे जो है धर्मगुरु होते हैं हमारे, मतलब तो उनपे ये लागू नहीं होता है क्या आचार संहिता? थैंक यू जी, डीएम यश चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, जो हमारे माननीय श्रोतागण हैं। ये आचार संहिता सभी पे लागू होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। जो धर्मगुरु हैं या कोई प्रत्याशी है या कोई भी कैंडिडेट है या पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी संबंधित है, तो सभी पे लागू होता है। जहाँ तक बात धर्म का यूज़ करना फॉर वोट के लिए, तो वो चीज़ पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है एमसीसी गाइडलाइन में। और अगर कोई भी इस तरह की कंप्लेंट अगर की जाती है, तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि हमारे निर्वाचन आयोग में सफिशेंट मैकेनिज्म है उस कंप्लेंट को हम एक सीरियसनेस से लेके उस पर कार्रवाई करें, और उस पर कार्रवाई होती भी है। और हमारे यहाँ भी कई सारे कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म हैं। मैं एक बार आपका फिर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सी विजिल ऐप पे, वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप कुछ इस तरह की बयान या कुछ इस तरह की चीज़ आप सुन रहे हैं, आप ऑफलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं। क्योंकि वह महाराष्ट्र स्टेट से हैं, तो महाराष्ट्र में भी उनके यहाँ पे कोई टोल फ्री नंबर होगा। जैसे अभी एसडीएम साहब ने बताया कि एक दिल्ली का टोल फ्री नंबर है, हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस का एक टोल फ्री नंबर है। तो इस तरीके से हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का एक हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर वह कॉल करें और उस पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। और इसका मैं पूर्ण रूप से मुझे ये आश्वासन देना चाहूँगा कि इसमें तुरंत कार्रवाई होती है और कमीशन आयोग इस पे बहुत सख्ती से कार्रवाई करता है। जी, तो इसमें किसी पे भी, यानी कि हर व्यक्ति पे ये, यानी कि मतदाता हो, प्रत्याशी हो, दल हो, धर्मगुरु हो या कोई भी हो, ये आदर्श आचार संहिता जरूर लगता है। चलिए हम इस पे, और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर तुरंत लौट के आते हैं। मैं मिताली राज हूँ, फॉर्मर इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन। चुनाव के इस महापर्व में आप लोग जरूर शामिल हो, अपने राइट का इस्तेमाल कीजिए। आईपीएल का सीजन है तो क्रिकेट देखिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिए। वोट देने जाएंगे देश के लिए। आप सुन रहे हैं मतदाता जागरूकता पर विशेष फोन इन कार्यक्रम। चलिए एक बार फिर से हम लौट कर आए हैं, और आज का जो विषय है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आदर्श आचार संहिता एमसीसी। इस विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आज, उत्तरी दिल्ली के डीएम श्री यश चौधरी जी और एसडीएम नॉर्थ दिल्ली के श्री तपन झा जी। एक बार फिर से हम आप दोनों का फिर स्वागत करते हैं और अपने श्रोताओं का भी स्वागत करते हैं। और हम आपको बताए देते हैं अपना फ़ोन नंबर नोट कीजिए, ताकि आप हमसे बातचीत कर सकें, सवाल पूछ सकें। हमारा फ़ोन नंबर है 23422346, यानी कि 23422346, और दूसरा फ़ोन नंबर है 23421084, यानी कि 23421084। और इन दोनों नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड, यानी कि जो बाहर से फ़ोन कर रहे हैं, वो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 जरूर डायल कीजिएगा। जी, अभी हम बातचीत कर रहे हैं आदर्श आचार संहिता के बारे में, इसके उल्लंघन के विषय में, इस क्या क्या प्रावधान है उनके विषय में। तपन झा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब कोई प्रत्याशी या दल होता है या कोई समर्थक भी होता है, तो वो, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि कहीं कहीं पोस्टर बहुत कम लगते हैं या कहीं कहीं ज्यादा लग जाते हैं, तो इसके क्या तौर तरीके हैं, किस प्रकार से पोस्टर, बैनर वगैरह लगाया जा सकता है, और इसमें जो सोशल मीडिया है उनकी भी क्या भूमिका होती है, क्या उन पर भी ये सब लागू होता है? बेसिकली चुनाव के दौरान लोगों को सुविधा हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक सिंगल विंडो सिस्टम की प्रथा चालू की है, जिसके अंदर कोई भी प्रत्याशी या कोई दल या उनके समर्थक जो हैं वो अपना आवेदन करके परमिशन ले सकते हैं। जैसे कोई आपको रैली करनी है या कोई आयोजन करना है या कोई पोस्टर्स लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, वो सारे प्राधिकृत स्थान हैं, वो पेड हैं, एमसीडी के पोल्स हैं, किसी गैर तरीके से नहीं लगाए जा रहे हैं, तो उसमें वो एप्लीकेशंस हमारे पास एक पोर्टल है। बेसिकली उस पोर्टल का नाम है सुविधा। तो वो इस पोर्टल के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से भी, ऑफलाइन भी वो एप्लीकेशंस हमारे पास आते हैं। हमारे पास उस पोर्टल के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस आती हैं उनको 24 घंटे के अंदर उसमें
आरओ के द्वारा ये परमिशन दी जाती हैं। उसमें तमाम एजेंसियां जो हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, उसमें एमसीडी के अधिकारी होते हैं, डीडीए के अधिकारी होते हैं, जो लैंड विंग एजेंसीज हैं उनके अधिकारी होते हैं, उन सबसे वो परमिशन लेकर के और उस तारीख उस समय के लिए वो परमिशन दी जाती है। इसका एक और बहुत बड़ा मकसद होता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि चुनाव के अंदर अगर हम लोकसभा की बात करें और विशेष रूप से अगर दिल्ली की बात करें तो प्रत्याशी के लिए जो अधिकतम सीमा है, जो उसको व्यय करने की एक्सपेंडिचर लिमिट, वो 95 लाख रुपए की है। तो ये पूरा चुनाव जो है एक कैंडिडेट के लिए वो उसको 95 लाख रुपए के अंदर सुनिश्चित करना है। तो इस तमाम जो एप्लीकेशंस आती हैं परमिशंस के लिए, उसमें हमें ये देखना होता है कि जो खर्च प्रत्याशी कर रहा है या पार्टियां कर रही हैं, उसका ब्यौरा जो है वो आरओ ऑफिस के द्वारा सुनिश्चित करना होता है। तो ये जो खर्च है, जैसे कि अभी आपने बताया कि 95 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो क्या ये समर्थकों पे भी होता है, अलग से होता है, या इकट्ठे सब कुछ होता है? जो भी खर्च होगा वो कैंडिडेट के खाते में जाएगा। जो भी खर्च होगा वो कैंडिडेट के खाते में जाएगा। अगर पार्टी के तरफ से कोई आयोजन होता है, जैसे कोई स्टार कैंपेनर है इस तरीके से, तो वो खर्चा जो है वो पार्टी के ब्यौरे में जाएगा। अगर कैंडिडेट की ओर से जो परमिशंस ली जाएंगी, जो आयोजन किए जाएंगे, वो खर्चा कैंडिडेट के खर्चे में। जी, कुछ और बातें रह गई हैं, लेकिन एक फोन आ गया है, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मैं मध्य प्रदेश सागर से बात कर रहा हूँ, विपिन कटारे। जी विपिन कटारे जी, स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं विज्ञापन के बारे में जानना चाह रहा था। सर, ये विज्ञापन कब कब दिए जा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, जो टेलीविजन या अखबारों में आते हैं? क्या इनके लिए कोई रूल्स होते हैं या नहीं होते हैं, कभी भी दे सकते हैं? और दूसरा सर, एग्जिट पोल के बारे में जानना था कि कहीं कहीं एग्जिट पोल कहते हैं आचार संहिता के बाद नहीं आ सकते, और कई बार देखा जाता है न्यूज चैनल पर एग्जिट पोल अभी भी चल रहे हैं। तो ये नियम क्या है सर, इसके बारे में जानना था। जी, जिलाधिकारी यश चौधरी से हम पूछना चाहेंगे, ये क्या एग्जिट पोल, क्या इन पे भी कोई आचार संहिता लागू होता है? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जिट पोल पे भी होता है, और ये आपके चुनाव से 48 घंटे पहले से ये लागू हो जाता है कि कोई भी तरह के पोल, ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल नहीं दिखाए जाएंगे। और ये चुनाव होने के बाद, जब काउंटिंग के बाद, उसके बाद ही ये एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे। मध्य में भी कई सारे फेजेस चल रहे हैं, तो उन फेजेस खत्म होने के बाद भी वो एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते हैं कोई भी मीडिया चैनल। जहाँ तक बात न्यूज़ में या एडवर्टीज़मेंट की बात हुई, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी होती है, स्टेट लेवल होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है। स्टेट लेवल कमेटी जो न्यूज़ या जो एडवर्टीज़मेंट पार्टी या कैंडिडेट को चलाना है पूरे स्टेट वाइड, उसकी वो परमिशन स्टेट से लेता है। जो उसे ज़िले में ही चलाना है वो उसकी परमिशन डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी से देता है। इसी के साथ साथ उन एडवर्टीज़मेंट जिसकी परमिशन नहीं ली गई, जो प्रदर्शित हो रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर में या चैनल्स पे, किसी टीवी चैनल पे या सोशल मीडिया पे, उसकी कंप्लेंट कोई भी आम जनमानस मीडिया कमेटी को कर सकता है। और उसकी जैसे ही हमें कंप्लेंट आती है, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करके, पहले तो वह मीडिया की परमिशन के लिए उनसे बोला जाता है, अगर वह नहीं लेते तो उसको हम रोकने के आदेश दिए जाते हैं, और उसका एक्सपेंडिचर भी कैंडिडेट और पार्टी के खाते में बुक हो जाता है। जी यश जी, हम आजकल देख रहे हैं, हम सभी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। अब सोशल मीडिया में बात कहते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो उल्लंघन होता है तो क्या किया जाता है, किस प्रकार से उल्लंघन होता है? देखिए, कमीशन पूरी तरह से इस चीज़ को संज्ञान में लिया हुआ है कि सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। इसके लिए कई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। इस वर्ष 2024 में कमीशन ने एक स्पेशल हैंडबुक भी निकाली है, जिसमें सीओ ऑफिस के अंतर्गत एक स्टेट लेवल सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन हुआ है, जो सीओ लेवल पे हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली के, उनके अंडर ये कमेटी भी बनाई है, जिसमें सोशल मीडिया पे जिस भी तरह का प्रचार प्रसार हो रहा है उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है, तो हमारे सीविजिल ऐप है, कई सारी कंप्लेंट नंबर अभी एसडीएम साहब ने आपको बताया, उन नंबरों पे भी वह सोशल मीडिया पे द्वारा की गई किसी भी तरह से एमसीसी का उल्लंघन को भी हमें संज्ञान में दे सकते हैं। तो सोशल मीडिया के लिए मुख्य हमारे निर्वाचन आयोग ने कई सारे कदम उठाए हैं, और आगे भी इस चीज़ को कदम को हम बढ़ा रहे हैं, ताकि सोशल मीडिया पर भी किसी भी तरह का आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। जी, कुछ और भी बातचीत करेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले एक फ़ोन खोल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयकिशन अग्रवाल है, मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन ये है कि आज मैं वोटिंग है और मैं वोट डालने गया और 4 बजे गया,
और 4 बजे तक लगभग 30% वोटिंग या 35% वोटिंग, और उसके बाद वोटिंग ज्यादा बढ़ती है और उस समय मशीन खराब हो जाती है, जिसमें 25% या 30% वोट डल गया है, तो क्या मशीन कितनी देर में आप उस मशीन को ठीक कराएंगे, और जो वोटिंग उसमें हो गई है क्या वो सेफ रहेगी मशीन ठीक करने के बाद, और कब तक हमें उसका समय मिलेगा नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने सोशल मीडिया की बात करी, मैंने न्यूज 18 है, 24 है और कई न्यूजों पे देखा है शाम को, और वो कहते हैं जाके अपने इलाकों में पूछते हैं, कभी किसी इलाके में कभी इस इलाके में, क्या भाई उन्होंने काम किया, क्या वो आप किसको वोट देंगे, कहते हैं उन्होंने तो बहुत महिलाओं के लिए काम किया है। जी, जैसे कि आपने जो प्रश्न पूछा, वो प्रश्न जो था वो एक मशीन की बात की थी। जो आज का जो विषय है वो है आदर्श आचार संहिता, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से हो जाता है, कुछ देर हो जाती है, तो क्या होगा? जनरली जब चुनाव होते हैं, जो भी टाइम दिया जाता है, ये मान के चला जाता है कि लोकसभा के चुनाव गर्मियों में होते हैं, तो अमूमन चुनाव जो है वो 7 बजे शुरू होता है, तो ठीक उससे 1.5 घंटे पहले उन तमाम मशीनों में मॉक पोल कराया जाता है जी। और ये मॉक पोल जो है वो पार्टी के द्वारा अपॉइंटेड जो उनके एजेंट्स होते हैं और हमारे जो चुनाव के अधिकारी होते हैं, उनकी सबकी मौजूदगी में होता है। और मॉक पोल का मकसद ही यही होता है कि मशीन की पूरी जो वर्किंग है उसको सुनिश्चित किया जाता है, और उसमें प्रत्येक कैंडिडेट जो उसमें अपीयर होते हैं उनको कम से कम 3-3 वोट डाल के देखा जाता है जी। चूंकि मशीनरी है, कभी कभी ऐसी संभावना हो सकती है कि कोई मशीन जो है वो किसी कारण से डिफेक्टिव हो जाए किसी भी स्टेज पे, तो हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं वहाँ पे उनके पास रिजर्व मशीन होती हैं, और उसके लिए भी जो तौर तरीके हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको फॉलो करके दोबारा से उसमें मॉक पोल करा के दूसरी मशीन बहुत कम समय में लगा दिया जाता है। ऐसी संभावना बहुत यदाकदा होती है, पर अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वो तमाम इंतजामात हमारे आरओ के द्वारा वहाँ होता है और बहुत कम समय में इन चीज़ों को दूर कर दिया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यश चौधरी जी, तो ये जो आदर्श आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या ये कानूनन है या कोई वैधानिक दस्तावेज है क्या? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जिनके थ्रू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा इम्प्लीमेंट होता है। इसी के साथ साथ इसके उल्लंघन में कई सारे आईपीसी के, इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस भी हैं जो प्रोहिबिट करते हैं किसी भी तरह से वायलेशन को और उस पे पिनल प्रोविजंस को। तो बिल्कुल ये जो हमारी आचार संहिता है ये एक स्टैट्यूटरी नियम है जिसका पालन चुनाव लगते ही सभी को करना होगा। जी, कई सारी बातें होती हैं, तो कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि आदर्श आचार संहिता है, अगर इसका कोई उल्लंघन कर रहा है तो हम कहाँ पर जाएं? जैसे कि अब एक हेल्पलाइन के जरिए उससे भी आप कंप्लेंट कर सकते। इसके अलावा क्या कोई वहाँ पर कोई अधिकारी, जिस दिन चुनाव होते हैं उस समय क्या कोई अधिकारी भी होता है जिसके जरिए कि हम उसी समय कंप्लेंट कर सकते हैं, हेल्पलाइन के अलावा और ये सिविजिल ऐप के अलावा भी? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि चुनाव जैसे ही घोषित हो जाते हैं, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो 29 अप्रैल को दिल्ली के लिए नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाएगा। तो उस नोटिफिकेशन इशू होने के बाद प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जिनको हम ऑब्जर्वर कहते हैं। ये जनरल ऑब्जर्वर होते हैं, पुलिस के ऑब्जर्वर होते हैं, एक्सपेंडिचर के ऑब्जर्वर होते हैं, और इन तमाम ऑब्जर्वरों के अंदर माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगे होते हैं, सेक्टर ऑफिसर्स लगे होते हैं, बहुत तमाम लेवल के अधिकारी वहाँ पे चुनाव के दिन तैनात होते हैं। एफएसटी की टीम है, एसएसटी की टीम है, वो तमाम टीमें जो हैं वो दिन रात एक एक समस्या के ऊपर, एक एक कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई करती हैं, और कोई भी कंप्लेन जैसे ही आरओ के संज्ञान में आता है उसके ऊपर, जैसा अधिकारी महोदय ने बताया कि कम से कम समय में उसको उसी टाइम में उस पर एक्शन ले लिया जाता है। जी, एक और फोन कॉल है, चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो सादर प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। आपका शुभ नाम? रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, नई दिल्ली 27 से। जी जी, रघुविंदर जी, क्या पूछना चाहते हैं? सवाल ये है कि मैं एक आम नागरिक हूँ और आम वोटर हूँ जी। ड्यूरिंग द वोटिंग और ड्यूरिंग द कैंपेन जी, अगर कोई पार्टी एनएमसीसी का वायलेशन कर रही है जी, तो क्या मैं पुलिस की सहायता ले सकता हूँ, और अगर हाँ तो पुलिस का क्या रोल होगा, कृपया ये बताने का कष्ट कीजिए। जी, डीएम यश चौधरी जी। जी, आपका जो सवाल है कि एमसीसी का उल्लंघन अगर आप देखते हैं तो आप बिल्कुल पुलिस की भी सहायता ले सकते हैं। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम में एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रैंक के ऑफिसर और पुलिस अधिकारी भी उसमें होते हैं, तो आप बिल्कुल पुलिस का सहारा ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एसडीएम साहब ने बताया कि आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके कंप्लेंट रजिस्टर भी करा सकते हैं, और सी विजिल ऐप पे उसकी आप अपनी कंप्लेंट को वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ
या किसी एविडेंस के साथ जो आपको लग रहा है कि कोई उल्लंघन हो रहा है, उस एविडेंस के साथ भी आप भेज सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल पुलिस भी हमारे साथ ही टीम में रहती है, और पुलिस और हमारे रिटर्निंग ऑफिसर के अंडर जो ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं फ्लाइंग स्क्वाड टीम में, वीडियो सर्विलेंस टीम में, वीडियो व्यूइंग टीम में, वो सारे उस पे तुरंत कार्रवाई करते हैं और एविडेंस बैक्ड हम उस कंप्लेंट का निवारण करते हैं। जी, तो आप पुलिस कार्रवाई भी कर सकते हैं, यानी कि पुलिस को भी कंप्लेंट कर सकते हैं जब भी कोई ऐसा वायलेशन होता है कि आदर्श आचार संहिता का वायलेशन होता है तो कर सकते हैं। दोस्तों, हम एक बार फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम आदर्श आचार संहिता के विषय में बातचीत करेंगे, आपके सवाल लेंगे। मैं हूं मदन लाल, इंडियन क्रिकेटर, 1983 वर्ल्ड चैंपियन। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अपना वोट जरूर कास्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आए। जब भी कभी इलेक्शन का डेट आए, आप वोट जरूर करिए। हर वोट जरूरी, सबको ये समझाना है, दुनिया में परचम अपना ये लहराना है, सरकार हमारी, अपना ये अधिकार हमारा, लोकतंत्र के आसमान में और उड़ाने भरना है, निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष फोन इन कार्यक्रम हर बुधवार सुबह 10:10 पर, जिसमें आप चुनाव और मतदान के मुतालिक अपनी समस्या या जिज्ञासा को हमारे विशेषज्ञों से साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 23421084 और 23422346। STD कोड है 011। आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल आकाशवाणी गोल्ड, AIR लाइव न्यूज 24/7 और न्यूज ऑन एयर ऐप पर इसे आप सुन सकते हैं हर बुधवार सुबह 10:10 पर। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपके साथ है आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं मतदाता जागरूकता पर विशेष फोन इन कार्यक्रम। और दोस्तों, आज का जो विषय है वो है आदर्श आचार संहिता, MCC, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इस विषय पर आप हमसे फोन पर बातचीत कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हैं आज DM श्री यश चौधरी जी और SDM नॉर्थ दिल्ली के श्री तपन झा जी। आप हमें फोन कीजिए 234222346, यानी कि 23422346, और दूसरा फोन नंबर है 2342108, यानी कि 2342108। और इन दोनों फोन नंबर से पहले दिल्ली का STD कोड 011 जरूर डायल कीजिएगा। हम आपके सवालों के लिए, आपके और हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो जवाब के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जी, कुछ देर पहले हम पोस्टर बैनर की बातचीत कर रहे थे। तो ये जो पोस्टर बैनर है, इसके क्या क्या और नियम कानून है, कैसे लग सकते हैं, कहाँ कहाँ लग सकते हैं, और इसके लिए जैसे कि अभी आपने बताया था, कुछ देर पहले आपने बताया था कि इसके लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। ये एप्लीकेशन फिजिकली भी जाके दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन के जरिए भी दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो एक ऐप बेस्ड सिस्टम है, जिसको हम सुविधा पोर्टल भी कहते हैं। तो उसके द्वारा जो है वो कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल या उनके समर्थक जो हैं वो उस पर एप्लीकेशन दे करके अपना आवेदन कर सकते हैं, और जिस चीज़ के लिए आवेदन मांगी जाती है ऑनलाइन, उसमें 24 घंटे के अंदर उसमें उनको परमिशन दे दी जाती है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है वो फिजिकल फॉर्मेट में भी एप्लीकेशन अपनी जो है वो उस संसदीय क्षेत्र के जो ऑफिसेज बने हुए हैं, अगर हम अपने चुनाव क्षेत्र की बात करें, जो हमारा चांदनी चौक है, तो उसके लिए जो DM नॉर्थ का कार्यालय है अलीपुर, वहाँ पे ये हमारा कार्यालय है जो 24 घंटे कार्य करता है जी। 24 घंटे ये अधिकारी हमारे वहाँ तैनात रहते हैं, और वो एप्लीकेशंस उसमें 48 घंटे पहले, उसका एक नियम है कि जब भी आपको परमिशन चाहिए तो कम से कम 48 घंटे पहले वो आवेदन होना चाहिए, और फिजिकल फॉर्मेट में जो है अगर आवेदन आता है तो 36 घंटे के अंदर हम उसमें परमिशन जारी करें। जी, ये बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक फोन आ गया है, उनसे हम बातचीत करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है। जी, ओम प्रकाश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सर दिल्ली में रहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का। जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर जी, जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरा वोटर कार्ड या जो भी बना है गांव का है, जैसे मैं वोट डालना चाहता हूँ, तो दिल्ली में सुविधा हो सकती है इसकी? जी, वैसे हमारा आज का जो विषय है वो है आदर्श आचार संहिता, और इसके विषय में भी आप प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन खैर आपने प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब भी हमारे DM साहब हैं जरूर देंगे।
जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश का आपका वोट है और आप दिल्ली में रहते हैं, तो बिल्कुल आप दिल्ली में भी अपना वोट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, अपना मतदान कार्ड आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आपको एक फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। आपका जिस भी क्षेत्र में आप रह रहे हैं, जिस उस क्षेत्र के AERO से भी आप जाके मिल सकते हैं, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, या आपके बूथ लेवल ऑफिसर हैं, आप उनसे भी जाके मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ वोटर हेल्पलाइन ऐप भी है जो फ्रीली अवेलेबल है प्ले स्टोर वगैरह पे, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं फॉर्म 8 में। फॉर्म 8 में आपका एड्रेस शिफ्ट हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपको मतदान कार्ड अपना वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको फिजिकल थोड़े देर में भी मिलता है तो आप ऑनलाइन जाके ई-एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चुनाव में इस बार आप सहयोग दें और आप भी मतदान करें, तो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो कि 6 मई है दिल्ली के लिए, उससे पहले अपना फॉर्म 8 भर लें, क्योंकि 6 मई के बाद हम इस चुनाव के लिए रोल हमारा अपडेशन नहीं होगा। तो 6 मई से पहले अपना ये फॉर्म भर लें। जी, SDM तपन झा जी, अभी हम बातचीत कर रहे थे, आप जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार से पोस्टर बैनर कहाँ लग सकते हैं, उसके लिए क्या नियम कानून बता रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर तो बात होती है पोस्टर बैनर की, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का भी दौर है और साथ साथ में लोगों के पास टेक्नोलॉजी बहुत है। जो प्रत्याशी हैं, समर्थक हैं, दल हैं, वो जगह जगह पर रैलियाँ वगैरह भी करते हैं और हम ये देखते हैं, पहले की अपेक्षा देखते हैं कि शोर साहब नहीं सुनाई देता है या कम सुनाई देता है। तो इसके लिए भी क्या नियम कानून है, कब से कब तक अपने या लाउड स्पीकर के जरिए, किसी के जरिए अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं? क्या ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में? बिल्कुल, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये सबसे अनिवार्य है कि जो आप रैली या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो आप सुबह प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कर सकते हैं, उसी के दरमियान यूज होना है। और किस तरीके का लाउड स्पीकर आप इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके के वाहन पे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए भी आपको इजाजत लेना बहुत अनिवार्य है। जी हाँ, बहुत ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी आप इस तरीके से कर लेंगे। तो वो सारे, जैसा मैंने बताया कि एप्लीकेशंस के थ्रू आप हमसे उसमें इंडिकेट करेंगे, क्योंकि उसमें एक्सपेंडिचर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि न केवल समय की महत्वता है बल्कि वो एक्सपेंडिचर से भी रिलेटेड है। जी, तो वो इजाजत हमें उनको लेनी होती है और उसी हिसाब से उनको परमिशन दी जाती है। जी, अभी आपने कहा कि कुछ क्षेत्र है जहाँ पर ये अपना लाउड स्पीकर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? अब जैसे कोई अस्पताल का क्षेत्र है, किसी धार्मिक स्थान पे आप किसी भी चुनाव से संबंधित कार्यक्रम अगर है तो आप धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ किसी तरीके का लाउड स्पीकर आप नहीं करेंगे। तो ये प्रोहिबिटेड एरियाज हैं, वहाँ पे इस तरीके की परमिशन नहीं दी जा सकती। जी, आचार संहिता लागू करवाते हैं, वो उसमें कौन कौन से अधिकारी किस प्रकार के कहाँ पर तैनात होते हैं? देखिए, चुनाव करवाने के लिए अभी कुछ देर पहले SDM साहब ने बताया था कि बहुत बड़ी प्रणाली हमारी ऑलरेडी इन प्लेस है, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर, उनके अंतर्गत कई सारे नोडल ऑफिसर। मेरे कार्य क्षेत्र में चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी प्लेस्ड हैं। और इसी के साथ साथ जब स्टेट नोटिफिकेशन जो 29 अप्रैल को होगा, जिसके बाद नॉमिनेशन और सारे कार्य प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दिल्ली में भी, तो उसके बाद ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे कमीशन द्वारा, जो इस पूरी प्रक्रिया पे अपनी निगाह और अपनी रिपोर्ट भी देंगे कि पूरी प्रक्रिया फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रही है। जी हाँ। तो वह सभी अधिकारी हम लोग सब मिलके इसमें हम कार्य प्रणाली में सुचारू रूप से लगे हुए हैं और हमारा पूरा फोकस ये है कि चुनाव हमारे एक फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट मैनर में बिना किसी MCC वायलेशन का ये संपन्न हो। जी, अभी हमने बहुत सारी बातें की, MCC वायलेशन पे सवाल भी लिए, श्रोताओं के सवाल भी सुने। अब जब वायलेशन हो जाता है तो उसके बाद में किस प्रकार के सजा के प्रावधान है दल के लिए, प्रत्याशी के लिए या फिर समर्थकों के लिए? सजा के क्या प्रावधान है, किस प्रकार होता है? जैसा बताया गया कि ये पूरा जो इलेक्शन प्रोसीजर है ये RP एक्ट के अंदर ये मैंडेटेड है और RP एक्ट के बहुत सारे प्रावधान हैं। अलग अलग प्रावधानों को तो हम यहाँ पे बहुत सीमित समय में नहीं बता सकते, पर उन तमाम प्रावधानों के अंदर दंड की भी परिभाषित है। और जैसे भी कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसमें उल्लंघन होता है तो उसमें IPC की RP एक्ट के अनुसार IPC एक्ट में एक्शंस लिए जाते हैं, लिए भी गए हैं और आगे भी लिए जाएंगे। जी, अगर कोई शोभा यात्रा निकलती है और किसी प्रकार का कोई बैठ के आयोजित करता है तो उसके लिए क्या नियम कानून है? जैसा हमने आपको बताया कि चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव की घोषणा के बाद MCC लागू हो जाता है तो किसी भी तरीके का आयोजन है, चाहे वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो,
आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेंगी, लेनी ही होगी, बिल्कुल लेनी होंगी। लोकल स्तर पे जो डीएम के कार्यालय हैं वहाँ पे आपको, जहाँ पे कि हमारे पुलिस के अधिकारी भी मौजूद होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारा इशूज होता है लॉ एंड ऑर्डर का जी। तो लॉ एंड ऑर्डर भी हमें देखना होता है, पुलिस की देखनी होती है कि क्या वहाँ पे इस तरीके के आयोजन अलाउ किए जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि चुनाव के समय पे एक अलग सा एटमॉस्फेयर होता है, बड़ा सरचार्ज एटमॉस्फेयर होता है, तो उन तमाम चीजों को अवलोकित करने के बाद ही उस पर फैसला लिया जाता है। जी, तो इसमें ये भी देखा जाता है कई बार जो समर्थक तो होते हैं वो तो रैली करते हैं, बैठ के आयोजित करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ जो धरना प्रदर्शन विरोध जो होता है तो उसके लिए भी क्या परमिशन लेना आवश्यक होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज के लिए परमिशन है और वो परिभाषित भी है कि किन किन चीजों के लिए परमिशन दी जा सकती है और किन चीजों के लिए नहीं दी जा सकती है। वो एमसीसी के अंदर बड़ा डिटेल्ड है, वो जब ईसीआई से नोटिफिकेशन इशू होता है एमसीसी का तो उसमें वो सारी चीजें जो है वो परिभाषित है। जी, तो ये जो चुनाव प्रचार होता है ये कब तक बंद हो जाना चाहिए? देखिए, वोटिंग के जिस दिन वोट है उसके 48 घंटे पहले तक ये सारा चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। और एमसीसी के अंतर्गत जो हमारा एमसीसी है वह लोकसभा, जो नई लोकसभा बनेगी उसके फर्स्ट सिटिंग तक एमसीसी लागू रहता है। जी, तो दोस्तों आज जो आदर्श आचार संहिता है वो वोटर्स पे भी लागू है, दल पर भी, प्रत्याशियों पे लागू है, इसलिए उसका बिल्कुल पालन कीजिए। आप भी वोट डालने के लिए सभी नियम कानून का पालन करते हुए, आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए, निर्धारित तिथि, स्थान, बूथ पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए वोट जरूर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक वोट लोकतंत्र की समृद्धि और मजबूती के लिए जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम यश चौधरी जी, एसडीएम तपन झा जी, आदर्श आचार संहिता और चुनाव संबंधी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फोन इन प्रोग्राम में हम एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विवेक तोमर के साथ मुझे यानी कमल किशोर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे मतदाता जागरूकता पर विशेष फोन इन कार्यक्रम। लोकतंत्र